हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत ने दूसरे दिन जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक करी जा रही हैं उनको एक तरह से कंटिन्यूसली न्यूट्रलाइज किया है। एंड डेफिनेटली ये शो कर रहा है कि किस तरह से हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर हमें सिद्ध होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की सीमा के अंदर टेररिस्ट भेजने की भी कोशिश करी जा रही है, बट हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनने कम से कम 7 ऐसे टेररिस्ट को मार गिराया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, भारत के अलग अलग एरियाज में आपको ब्लैकआउट्स की खबरें देखने को मिल रही हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज में, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर बॉर्डर के क्रॉस कंटिन्यूसली हमें सायरन बजने की हमें खबर देखने को मिल रही है। दुख की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की शेलिंग के अंदर हमारे 3 जो सिविलियंस हैं उनकी भी डेथ हुई है। तो प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंश्योर किया जा पाए कि अपने लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करें। एंड डेफिनेटली हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से इसमें मेहनत कर रही हैं। बाकी एक चीज़ अगर आपको नोटिस करने को मिलेगी कि पाकिस्तान ने ना, हो सकता है कि टर्की से जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया हो। ऐसी कुछ खबरें हमारे सामने आ रही हैं जो ये बता रहे हैं कि 300 से 400 ड्रोन्स जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए वो यहाँ पे टर्की से आए थे उनके पास। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे, बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के ऊपर कोशिश करी गई, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा, राइट। पर इन सभी को डेफिनेटली हमने यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया है। दोस्तों, डेट है आज की 10 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ चर्चा कर ही रहा था। दोस्तों, ये जो टॉपिक होगा ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, बट एट द सेम टाइम ना हो सकता है यूपीएससी मेंस के अंदर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ ले। तो आप इस कंटेंट को दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जीएस पेपर 3 के अंदर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आप लोग समझ ही गए होंगे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो अब एयर डिफेंस सिस्टम होते क्या हैं? देखो, ये इंटीग्रेट मिलिट्री सेटअप्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, ट्रैक, इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग एरियल थ्रेट लाइक एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि मान लीजिए कोई एनिमी की तरफ से कोई मिसाइल, कोई ड्रोन इस तरह से आया ना, तो हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा एंड इस पर्टिकुलर एरियल थ्रेट को खत्म कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यानी कि हमारी तरफ कोई इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, उसको खत्म करना एयर डिफेंस सिस्टम की यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है। अब एयर डिफेंस सिस्टम भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है आपका सैम, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से। सरफेस टू एयर मिसाइल में क्या होगा, जैसे ग्राउंड बेस्ड होगा, नाम है ना सरफेस, तो यहाँ पे सरफेस पे होगा, ये यहाँ पर इस तरह से एयर में यहाँ पे जो भी आपका टारगेट होगा उसको एंड करेगा। उसी तरह से हमारे पास होते हैं एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी। ये शॉर्ट रेंज गन्स होती हैं जो कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। इनका मेन काम ना आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए होता है, राइट। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम हो गया। यहाँ पर भी क्या करते हैं, एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम को, एनिमी डिटेक्शन को, उसको डिसेबल करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कुछ अलग अलग तरह के आपके एयर डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिल जाते हैं। कैसे काम करता है ये एयर डिफेंस सिस्टम? देखो, सबसे पहले तो डिटेक्ट करता है कैसे, जो रडार आपका ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, राइट, उससे कहीं ना कहीं हम इन एरियल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई एंड लोकेट करने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रैकिंग करी जाती है कंटिन्यूसली कि क्या उसकी स्पीड है, एल्टीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। ये सब चीज़ें जब हमें पता लग जाती हैं, फिर सिस्टम क्या करता है, आपके सरफेस टू एयर मिसाइल या फाइटर एयरक्राफ्ट, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लॉन्च करी जाती हैं ताकि टारगेट को हम न्यूट्रलाइज कर पाएँ। एंड इन सब प्रोसेस के अंदर प्रॉपर कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन ये हमें हेल्प करता है थ्रेट से निपटारा करने के अंदर। दिस इज द मैकेनिज्म जिसके माध्यम से आपके एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं। अब इंडिया में कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है? देखो, एक तो है आपका आकाश। आकाश क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट रेंज आपका सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसको बनाया भारत ने ही है, डीआरडीओ ने यहाँ पे इसको बनाया है। अब आप नोटिस कर पाओगे ये एयरक्राफ्ट के लिए, अनमैन्ड एयर व्हीकल, क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है, और इसकी रेंज पर काफ़ी कम है, 25 किलोमीटर की रेंज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो रडार गाइडेड मिसाइल के लिए यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। पर आजकल जो सबसे चर्चा हो रही है ना, वो दरअसल में S-400 की हो रही है।
दोस्तों हमने S-400 रशिया से यहाँ पे परचेज किया था और ये लॉन्ग रेंज आपका सरफेस टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज आपको 400 किलोमीटर की देखने को मिल जाती है। बहुत ही जल्दी कम समय के अंदर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर। प्लस ये काफ़ी मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इसको काफ़ी आसान रहता है। एंड अगर अलग-अलग तरह के मिसाइल टाइप्स हैं ना, उनके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है S-400। इसके अलावा भारत के पास स्पाइडर भी है, जो हमने यहाँ पे इजराइल से खरीदा था। इसकी रेंज थोड़ी कम है, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, 15 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो अलग अलग टारगेट्स को ये भी यहाँ पे इस तरह से देख सकता है। उनका मेजर काम एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, प्रिसीजन गाइडेड munitions को टैकल करने का रहता है। एक हमारे पास इग्ला एस भी है, ये भी रशिया से ही है, इसकी भी रेंज काफ़ी कम है। और एक्चुअली ना ये भी कोई ऐसे एयरक्राफ्ट जो बहुत ही कम हाइट पे चल रहे हों, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनके अगेंस्ट इफेक्टिव है। ये मिसाइल वगैरह के अगेंस्ट उतना इफेक्टिव नहीं है, बाकी चीज़ों के अगेंस्ट यहाँ पे इफेक्टिव है। और ये जो आपका है ना, इसको बहुत आराम से एक इंसान अपने कंधे पे रख के इसको यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर मैं बात करूँ ना इन जनरल दुनिया की, कि दुनिया में कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक तो मैंने आपको S-400 रशिया का बता ही दिया, राइट। थोड़ा सा महंगा होता है पर कहीं ना कहीं इफेक्टिव काफ़ी अच्छा खासा है। उसके साथ ही MIM-104 पैट्रियट, ये यूएसए का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी एंगेजमेंट रेंज लगभग 160 किलोमीटर के आसपास की है, राइट। एक है आपका थार्ड, थार्ड के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, ये भी यूएसए का ही आपको एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिल जाएगा और हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए काफ़ी अच्छा है, राइट। 200 किलोमीटर तक के आसपास की इसकी यहाँ पे रेंज हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा HQ-9 चाइना का आपको देखने को मिल जाएगा। S-300 PMU आपको रशिया का एक और देखने को मिल जाएगा। अब इसी का नया वर्जन, मतलब नया आ चुका है S-400, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आयरन डोम इसराइल का, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। खासकर जैसे इसराइल को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने आसपास के रीजन से, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा शॉर्ट रेंज थ्रेट को टैकल करने के लिए यहाँ पे बनाया है। और उसकी 90% से भी ज़्यादा इंटरसेप्शन सक्सेस आपको आयरन डोम की देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसराइल का, डेविड स्लिंग भी आपको एक एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये दुनिया के अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम थे। एंड भारत में अभी S-400 खासकर बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। एंड पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के जो भी अलग अलग इस तरह से लॉन्च की जा रही हैं, उनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने में हमारा एयर डिफेंस काफ़ी सक्षम हमें देखने को मिल रहा है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड स्नो लेपर्ड को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, ये आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। अब स्नो लेपर्ड ना अगर हम बात करें, आपको अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं, खासकर साउथ एशिया जो हो गया। एग्जाम्पल देखो, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब अलग अलग कंट्रीज के अंदर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको जो स्नो लेपर्ड की देखने को मिलती है, वो दरअसल में आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिल जाएगी, राइट। मैं कंट्री की बात भी नहीं कर रहा, इंडिया में तो है ही है ऑब्वियसली, पर इंडिया में भी खासकर अगर मैं बात करूँ ना, लद्दाख, लद्दाख में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी स्नो लेपर्ड की। इवन ऐसा भी बताया जाता है कि जितनी पूरी दुनिया में है ना, उसका 70% आपको लद्दाख के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। लगभग 477 स्नो लेपर्ड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ना लद्दाख के अंदर एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, राइट। ये मेन आपका नेशनल पार्क देखने को मिलेगा स्नो लेपर्ड के रिगार्डिंग। एंड इसीलिए हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी स्नो लेपर्ड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एक स्टडी हुई, उसमें ऐसा पाया गया कि इनके नंबर्स जो थे वो 477 देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलता है। एक बात आप ध्यान रखना कि जो स्नो लेपर्ड है ना, वो आपका आईबेक्स ब्लू शिप इनका यहाँ पे शिकार करता है। तो जहां पर आपको आईबेक्स ब्लू शिप देखने को मिलती है, वहीं पर ही आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश का और लद्दाख का ये स्टेट एनिमल भी है। साथ ही साथ इसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनको ना पहचानना, इनको एक तरह से कह लो कि ये इनके छिपने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। आप इनको ना पहचान ही नहीं पाओगे, आप इनको देख ही नहीं पाओगे, कैमोफ्लेज कर जाते हैं, एक तरह से इनविजिबल हो जाते हैं अपनी आंखों के लिए, क्योंकि स्नो के साथ ये बहुत ज़्यादा, उसके साथ आपको कहाँ पे है देखेंगे ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं ये चीज़, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्नो लेपर्ड्स रोर नहीं करते, बल्कि ये ग्राउल, हिसेस, म्याऊस, ठीक है, और एक अपनी एक साउंड लाते हैं शुफ करे नाम से, उसको यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए, पर ये रोवर नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा ये
डॉन एंड डस्क, जब हल्की सी सुबह की रोशनी होती है और शाम की रोशनी होती है ना, उस समय के ऊपर ये एक्टिव होते हैं। इन पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं हम क्रेपेस्कुलर, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, जो डॉन और डस्क समय एक्टिव होता है। बाकी अकेले रहना थोड़ा सा ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि बाकी और कैट फिशेज भी पसंद करती हैं। आईयूसीएन स्टेट्स इनका वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, एंड डब्ल्यूपीए के अंदर भी आपको शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं, क्लाइमेट टेक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यहाँ पे पब्लिक किया है, जिसका नाम है फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी। देखो क्लाइमेट आप समझते हो, हाँ जी सर, अपने क्लाइमेट का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बात हुई है फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का यहाँ पे हमें एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी क्या है, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट होगा ना, ये आपके इन्वेस्टर और बैंकों को गाइड करेगा कि आप जो फंड्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है करिए, पर साथ ही साथ आप उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए जो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंटल गोल जैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के अंदर हमारी मदद कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर आपने दो टर्म सुने होंगे, एक टर्म होता है आपका एडेप्टेशन एंड दूसरा होता है आपका मिटिगेशन, राइट। जब मैं दोस्तों बात करता हूँ मिटिगेशन की, तो मिटिगेशन में क्या जाता है कि कैसे हम कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं हम उनको रिड्यूस कर पाए, ठीक है, ताकि एक तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो पाए। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ अडेप्टेशन की, ये बात करता है कि कैसे हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके करंट एज वेल एज फ्यूचर जो इम्पैक्ट हैं उनसे हम कैसे एडजस्ट कर पाए, राइट। तो दरअसल में ये जो आपका क्लाइमेट फाइनेंस या क्लाइमेट टेक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट है ना, ये दोनों के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे एक तो इसमें आपकी पहली कैटेगरी है क्लाइमेट सपोर्टिव एक्टिविटीज, ये बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की, साथ साथ अडेप्टेशन करने की, ताकि हम इसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको कम कर पाएं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है इस डॉक्यूमेंट की, वो है ट्रांजिशन सपोर्टिव एक्टिविटीज, कि कैसे हम कहीं ना कहीं ऐसा इंश्योर कर पाएं कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर हो एंड इमिशन इंटेंसिटी को हम एक तरह से कम कर पाएं। ये यहाँ पे फोकस है इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे सेक्टर इसमें कवर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सेक्टर ना जिनमें एमिशन को कम करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे आयरन स्टील सीमेंट हो गया, ठीक है, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं, वो सेक्टर भी यहाँ पे कोशिश करी गई है। उसके अलावा पावर, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स, इनमें कैसे मिटिगेशन और डेप्टेशन बेनिफिट दोनों हैं, वो भी यहाँ पे सेक्टर कवर्ड है। एंड साथ साथ एग्रीकल्चर, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी भी यहाँ पे कवर्ड है। और भारत कोई ऐसा पहला देश नहीं है, इसके अलावा भारत के अलावा भी यूरोपियन यूनियन, यूके, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे इस तरह के उनके अपने अपने क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भारत की कोशिश यही है कि कैसे हमें 2070 में नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है। तो ये अगर बैंक हो गए, इन्वेस्टर हो गए, अगर वो ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे सबको फायदा होगा। प्लस एट द सेम टाइम भारत का आइडिया है कि हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो उसमें भी इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। प्लस एट द सेम टाइम हम ग्रीन वॉशिंग को भी प्रिवेंट करेंगे। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है जब हम दिखाते हैं कि हम तो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, पर हम सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं, वास्तविकता में हमें क्लाइमेट से कोई परवाह नहीं होता, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो भारत के लिए डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ये क्लाइमेट टैक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिवाइवल ऑफ आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। देखो आपके पास ना आयुष मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको CCRAS देखने को मिलता है, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। अब इन्होंने ना दो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को या दो पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट्स को यहाँ पर रिवाइव किया है। क्या है ये दो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स? पहला है आपका द्रव्य रत्नाकर निघांतु। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, देखो कल को हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि न्यूज में था आखिर ये है क्या, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड ये आपको एक आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड करते हैं कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या क्या मेंशन है, किस चीज़ों के रिगार्डिंग है। दोस्तों दरअसल में ना इसको यहाँ पे ऑथर किया गया था बाय मुद्गला पंडिता इन 1480 AD। तो 15वीं सेंचुरी के अंदर आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक डॉक्यूमेंट ये देखने को मिल जाएगा। इसमें ना अलग अलग मेडिसिनल सब्सटेंसेस के सिनोनिम के बारे में जानकारी दे रखी है, उनको क्या क्या उनका उनका थेरेपॉटिक एक्शन हमारी बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। एंड ये जो पर्टिकुलर काम है ना, ये कहीं ना कहीं सीखता है फ्रॉम द वर्क्स ऑफ धनवंतरी एंड राजा निघांतु, ठीक है। इनके वर्क से कहीं ना कहीं यहाँ से काफी सारा वर्क यहाँ पे ड्रॉ किया गया है
और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, मिनरल, एनिमल ओरिजिन, उनका सब्सटेंसेस का कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुआ है, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। एंड इनफैक्ट ना 19वीं सदी तक ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता भी था। एक जो दूसरा हमारा मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे रिवाइव किया गया है, दैट इज द्रव्य नमकारा निघांतु। अब इसको यहाँ पे भीष्म वैद्य जी ने यहाँ पे लिखा था, एक तरह से बताया जाता है। एंड धन्वंतरी निघांतु का एक तरह से सप्लीमेंट्री अपेंडिक्स ही है। इसमें ना आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर होमोनिम्स की बात करी गई है। अब दिमाग में आएगा ये होमोनिम्स क्या होते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ आई वेंट टू द बैंक, ये लाइन मैंने लिखी, मान लीजिए आई वेंट टू द बैंक। अब एक्चुअल में ना कोई इंसान इसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि सर एसबीआई गए होंगे, सर एचडीएफसी बैंक गए होंगे। एक तो ये सोचने का तरीका है। कोई इंसान को लग सकता है कि यार जो रिवर बैंक होता है ना, रिवर का जो किनारा होता है जहाँ पे लोग जाते हैं रिवर बैंक्स के ऊपर, हो सकता है सर वहां गए हों। है तो दोनों के दोनों बैंक ही है ना। एक है जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला बैंक हो गया, एक हो गया हमारा रिवर बैंक। तो कौन सा वाला बैंक की मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, है तो वर्ड सेम ही। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं होमोनिम्स। तो एक्चुअल में ना अगर हम बात करें ड्रग्स एंड प्लांट नेम्स के भी बहुत सारे होमोनिम्स होते हैं। उस वजह से कई बार ना ड्रग को आइडेंटिफाई करने के अंदर बहुत सारी एम्बिग्युइटी, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्क है ना, ये हमें मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी सही इंटरप्रिटेशन है, एक्यूरेसी इंश्योर करने में हमारी यहाँ पे मदद करता है। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इसमें रेलेवेंस है, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है टू रस शास्त्र क्या है, आपके एल्केमी और आपकी मेडिसिन मिनरल्स हो गया, उसके अलावा आपका आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स हो गया। इन सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट आपका बन जाता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, तमिलनाडु बैन्स एग मेयोनीज। ठीक है, मेयोनीज आप सब लोग खाते भी होंगे, आप लोग जैसे कोई चीज़ आप खाते हो, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग फास्ट फूड के साथ आपको मेयोनीज सर्व होती हुई देखने को मिल जाएगी, मोमोज वगैरह के अंदर भी के साथ भी आपको यहाँ पे ये देखने को मिलती है। अब पॉइंट ये आएगा कि ऐसा क्या है सर एग मेयोनीज के अंदर। देखो यहाँ मेयोनीज नहीं लिखा गया, यहाँ लिखा गया वर्ड क्या, एग मेयोनीज। तो एग मेयोनीज को वहाँ पे बैन किया गया है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेयोनीज जो होती है ना, वो एक थिक क्रीमी सॉस होती है, जिसमें आपका एक तो ऑयल हो गया, नॉर्मली जो वेजिटेबल ऑयल हो गया, उसके अलावा एक एसिड होता है जैसे लेमन जूस या विनेगर, इसका इस्तेमाल होता है। एंड साथ ही साथ आपके एग योक का इस्तेमाल होता है। एग योक का मतलब पता क्या होता है, जैसे जो अंडा होता है ना एग, उसका जो येलो वाला पोर्शन होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं एग योक। एग योक के अंदर एग फैट होता है और भी बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, इस तरह से अलग अलग चीजें आपको एग योक में देखने को मिल जाती हैं। अब पता क्या पॉइंट है, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना, ऑयल और जो एसिड होते हैं ये आपस में ना मिक्स नहीं होते, आपस में मिक्स नहीं होते। तो एग योक जो होता है वो अमल्सीफायर की तरह काम करता है। अमल्सीफायर का मतलब जो कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस या दो अलग अलग लिक्विड्स को कंबाइन करने में मदद करता है ताकि एक स्टेबल एंड स्मूथ मिक्सचर बन पाए, उसी को बोलते हैं एमल्सीफायर। तो दरअसल में एग योक का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है ताकि इन दोनों को यहाँ पे हम मिक्स कर पाएं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो रॉ अंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ रिस्क हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बताया जा रहा है कि साल्मोनेला हो गया, एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, जो कि कहीं ना कहीं रॉ एग्स के अंदर पाया जाता है ना, उस वजह से लोगों में हेल्थ रिस्क यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड दैट इज द रीजन तमिलनाडु ने एग मेयोनीज की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल के ऊपर एक तरह से रोक लगा दी है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको आइडिया होने चाहिए। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक हमें और डिस्कस करना है आईपीएलएन के रिगार्डिंग। व्हाट इज आईपीएलएन? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। अब आप लोग ना क्वाड के बारे में चीजें समझते ही होंगे। जब मैं बात करता हूँ ना क्वाड की, तो इसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान हमें देखने को मिल जाएंगे साथ में। अब बहुत सारे हमारे क्वाड के इनिशिएटिव चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हो गया, पैंडेमिक प्रिपेयरनेस प्रोग्राम हो गया। उसी तरह से यहाँ पर हमारा आईपीएलएन, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, हमें लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, हम चारों देश चाहते हैं कि आपस में लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से हो, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग अच्छे से यहाँ पे काम किया जाए। प्लस एट द सेम टाइम जो HADR है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जब कहीं ना कहीं यहाँ पर जब डिजास्टर आता है तो कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह हम यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ना क्वाड देशों के बीच में, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसकी जो मीटिंग थी वो हुई हवाई के अंदर, जो कि आपको यूएसए की 50th स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ एक सिमुलेशन टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई,
जब मैं बात करता हूँ ना टेबल टॉप एक्सरसाइज की, तो ये डिस्कशन बेस्ड सिमुलेशन होता है जो कि टेस्ट करता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ इमरजेंसी आती है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वहीं पर आपका IPLN, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, यहाँ पे लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। राइट, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब बात करें अगर प्रेजेंट न्यूज़ की, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था लेक विक्टोरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, लेक विक्टोरिया 3 देशों का साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक कीनिया, युगांडा और आपका तंजानिया। एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाइट नाइल का जो सोर्स है ना, वो और कोई नहीं, वो आपका लेक विक्टोरिया ही देखने को मिल जाएगा। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक ग्लोबली। ये टोटल 45 मिलियन लोगों को एक तरह से सपोर्ट करती है। पर यहाँ पर पिछले कुछ टाइम के अंदर इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से और फिश स्टॉक कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। बाकी इंडिया और तंजानिया ने इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है रिगार्डिंग लेक विक्टोरिया, तो इस वजह से आपको इसकी लोकेशन डेफिनेटली पता होनी चाहिए। कल के लिए आपको या नेक्स्ट क्लास के लिए आपको होमवर्क रहेगा अफार ट्रायंगल के बारे में। इसको आप पढ़ोगे, बताओगे आखिर ये कहाँ पर आपको ट्रायंगल देखने को मिलता है। बाकी बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था बीजू पटनायक जी के रिगार्डिंग। दोस्तों बिल्कुल ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं उड़ीसा के 2 बार, ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल जाएगी। शक्ति पॉलिसी की बात करें तो ये कोयले की ही बात करता है, ये जो के है यहाँ पे ये कोयले को ही स्टैंड करता है, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें चनाब रिवर के रिगार्डिंग, तो ये तिब्बत में ओरिजिनेट नहीं होता है बल्कि आपका हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। ये थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।